हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और आज के इस सेशन में दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का जीएस का टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और यह है प्राचीन भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति से। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन 1 है CBAM, यूरोपीय संघ की एक पहल है, ठीक है, जिसके अंतर्गत यूरोपीय संघ के बाहर से आयातित कुछ वस्तुओं पर कार्बन मूल्य आरोपित किया जाता है। तो ये ठीक है स्टेटमेंट कि ये CBAM जो है यूरोपीय संघ की एक पहल है, जिसमें जो भी आयातित वस्तुएं हैं उन पर जो है एक टैक्स लगाया जाता है, जिसको कार्बन टैक्स बोलते हैं। इसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच कार्बन लागत को समरूप बनाकर कार्बन लीकेज को रोकना है, ठीक है। जैसे बाहर के जो कुछ विदेश हैं जिनमें कार्बन को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, जबकि यूरोप में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो यूरोप क्या करता है, उन पर जो इंपोर्ट हो रही हैं उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा देता है, कि जिस वजह से वो कार्बन लीकेज को रोक सके, जिससे उसके उत्पाद जो महंगे हैं और बाहर के जो सस्ते हो रहे हैं वो एक ही रेट में आ जाए, तो उनके लीकेज को रोका जा सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम, उर्वरक, इन सब पर जो है कार्बन शुल्क 35% लगाया जाता है। ये CBAM की बात हो रही है, CBAM 35% लगाया जाता है, जबकि भारत का जो एल्यूमिनियम और स्टील है ये 27% EU को जाता है, मतलब यूरोपियन यूनियन को जाता है। तो भारत के लिए कंसर्न ये है कि अगर 27% जो यूरोपियन यूनियन को जा रहा है, अगर इसमें ये 35% का ये टैक्स लगा रहे हैं, शुल्क लगा रहे हैं, कार्बन शुल्क, तो अच्छा खासा मतलब महंगा हो जाएगा ये। तो भारत के लिए एक चैलेंज ये है कि तो इससे तो फिर इनकी इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ महंगे हो जाएंगे, जिसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, जिसको प्रतिस्पर्धात्मकता बोलते हैं, तो ये कम हो जाएगी। और इन्होंने मेनली इसलिए लगाया है ताकि उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के अंतर्गत जो यूरोपीय संघ के उत्पादन हैं वो समान मूल्य वहन कर सके, ठीक है। तो भारत की चिंता ये भी, एक तो इनका यही चिंता दिख गई है वाली 27% 30% वाली, और एक चिंता यही है कि CBAM द्वारा जो है WTO के एक गैर भेदभाव का सिद्धांत है WTO का, कि जिसमें आप ऐसे ही स्पेसिफिक किसी कंट्री पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये जो CBAM है ये WTO के गैर भेदभाव सिद्धांत का उल्लंघन करता है, और इसकी वजह से भारत का जो लक्ष्य है 2070 का नेट जीरो कार्बन लक्ष्य, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को सर्वोच्च न्यायालय के MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में, इसके अनुसरण में पर्यावरण, वही MOEFCC बोलते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2017 में अधिसूचित किया गया था। तो देखिए ये वाला ठीक है, ये जो GRAP है इसको सुप्रीम कोर्ट में वही MC मेहता केस हुआ था, उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ने इसको अधिसूचित कर दिया था, ठीक है ये। और ये 2017 में ही अधिसूचित हुआ था। जो MC मेहता केस हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, उस केस का वही पूरा नाम था MC मेहता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस हुआ था 2016 में, ठीक है। और इस 2016 के केस के बाद जनवरी 2017 में इसको जो है पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचित कर दिया था। तो ऑप्शन ये ठीक हो गया। और ये जो मेनली देखता है GRAP, ये दिल्ली का देखता है, दिल्ली NCR की बात हो रही है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की, जो वहाँ का दिल्ली की मौसम संबंधी पूर्वानुमान और जो वायु गुणवत्ता है इसके बारे में ये काम करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है इसका, वर्तमान में इसका क्रियान्वयन पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियम नियंत्रण प्राधिकरण EPCA द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट। ये पहले किया जाता था EPCA द्वारा, कब से, लेकिन 2021 से। 2021 से कौन कर रहा है? GRAP, जिसको बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये अब इसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, मतलब इसका क्रियान्वयन की ग्रैप की किसने ले रखी है? EPCA की जगह पे अब कौन देखता है ये? तो ये देखता है CAQM, ठीक है। इसका है क्लीन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी क्लीन एयर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। अब ये देखता है, और ये कब से देख रहा है? 2020 में इसको विघटित कर दिया गया, और इसकी जगह पे अब 2021 से ये देख रहा है, ठीक। और ये ग्रैप को जो है अब क्या कर दिया गया है, जो पर्यावरण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, उसके अंतर्गत इसको अधिसूचित किया गया था, ठीक है।
EPA बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंदर तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। यहाँ पे कौन हो जाएगा? EPCA की जगह पे CAQM, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सनकैचर मुख्यतः किस माध्यम से इंटरनेट सैटेलाइट संगणना का प्रस्ताव करता है? ये मेनली इसका है, इसमें बाकी सारे ऑप्शन में नहीं उलझना है। लेजर आधारित ऑप्टिकल लिंक है इसका, कि ये जो प्रोजेक्ट सनकैचर है ये गूगल की एक पहल है, ये ध्यान रखना है। ये कल को आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब आज ये पूछ रहा है कि लेजर आधारित ऑप्टिकल लिंक है, तो आपके मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब, अगर एक टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन है, तो इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आप उस 150 क्वेश्चन को तैयार कर लें, बल्कि ये है कि उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी समझ हो जानी चाहिए। और अगर हो सके तो जो 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन को तो आप ना कर पाएँ, बट फिर भी आप 2-3 आंसर ऑप्शन भी उसके साथ क्लियर कर लें, तो आपका वो कहने को 150 है। लेकिन ऐसे ही जब आप 10 पेपर 20 पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एक मोटा मोटा सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के। और इसमें देखिए, ये दृष्टि IAS ने प्रोजेक्ट, ये करंट अफेयर्स के भी हर टेस्ट में आप देखेंगे शुरुआत में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है दृष्टि IAS की, कि जिसमें ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं, करंट अफेयर्स भी साथ साथ में कवर करा दे रहे हैं। सब्जेक्ट तो आपका कवर ही होता है, बट ये करंट अफेयर्स का भी जो बच्चों का फियर रहता है, वो भी ऐसे हर टेस्ट बाय टेस्ट कम होता जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, लेजर आधारित ऑप्टिकल लिंक है ये। और ये मेनली क्या करते हैं, पहले होता था रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिस्टम होता था, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिस्टम से ये ज़्यादा अच्छा होता है लेजर आधारित, ठीक है, क्योंकि ये हाई स्पीड इंटर सैटेलाइट डेटा जो है इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? UHC की थीम 2025 की थीम थी अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। तो ये थीम ठीक है, थीम मोस्टली ठीक होती है UPPCS वगैरह में। UPSC में थोड़ा सा रहता है कि कभी कभी थीम गलत कर देते हैं, बट UPPCS वगैरह में थीम अगर, अब ये नहीं है अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, अब पता चल रहा है थीम आ रही है ट्रेड से रिलेटेड, तब तो गलत ही होगी, बट अगर हेल्थ से ही रिलेटेड है तो लगभग ऑलमोस्ट ठीक होती है। बाकी आप करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि एकदम आंख बंद करके तुक्का लगा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पढ़ के जाइए, फिर वहाँ पे एक जो गेस होता है, इंटेलेक्चुअल गेस जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर काम करता है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है, UHC दिवस मुख्यतः अस्पताल में भर्ती एवं उपचारात्मक सेवाओं पर केंद्रित है, जिसमें निवारक एवं प्रोत्साहक सेवाएं शामिल नहीं है। एकदम गलत है। जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहा है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की बात कर रहा है, तो इसमें निवारक और प्रोत्साहक सेवाएं क्यों नहीं शामिल होंगी? इसमें सारी ही शामिल हैं। तो इसमें क्या है, निवारण भी है, प्रोत्साहन भी है, उपचार भी है, पुनर्वास भी है और उपशामक है, देखभाल सहित समग्र दायरा लिया जाता है, कि ये केवल अस्पताल में भर्ती तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ये जो है ये हर चीज़ को देख रहा है कि कहीं से भी आपका ठीक हो जाए स्वास्थ्य, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2024-25 में भारत के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान लगभग 3% रहा है। एकदम सही है, 3% रहा है इसका, कि NPCIL जो है वो NPCIL इसने अपनी क्षमता का 8.8 गीगावाट क्षमता से 50 बिलियन से अधिक उत्पादन का रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ रही है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये भी ठीक है, इनका लक्ष्य ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते तो एक तो प्रेजेंट की चीज़ें दे देती हैं कि प्रेजेंट का सिनेरियो कितना है 3% का, और फ्यूचर का दे देता है कितना कि अभी है 8.8 और 2047 तक कितना टारगेट रखा है इन्होंने 100 गीगावाट का। तो ये टारगेट ध्यान रखना है। 2047 में विकसित भारत भी बनने की है, और ये नाभिकीय ऊर्जा में कितना 100 गीगावाट। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव 64 की बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये एक 64 बिट क्या दे रखा है, डुअल कोर, 64 बिट डुअल कोर जनरल पर्पज। तो 64 बिट
डुअल कोर सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर है जो आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के संचालन में सक्षम है। तो ये ठीक है कि ये क्या है, 64 बिट का है, नाम ही 64 है, ध्रुव 64, तो 64 बिट का रहेगा ये। और डुअल, ये ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, डुअल कोर, सिंगल कोर। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम ऐसा बहुत ज़्यादा गेस कर भी नहीं पाते क्योंकि आइडिया कुछ होता नहीं है कि डुअल कोर और सिंगल कोर में हम क्या गेस कर लेंगे जब तक आपको एग्जैक्ट ना पता हो। तो ये ध्यान रखना है कि 64 बिट है और ये डुअल कोर है, सामान्य प्रोसेसर है जो आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को संचालन करने में सक्षम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भाग है। तो ये भी ठीक है, अगर इतनी बड़ी चीज़ हो रही है डिजिटल इंडिया, आजकल जो कुछ भी डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो सब कुछ डिजिटल इंडिया का भाग है। तो भारत के डिजिटल इंडिया RISCVDIRV कार्यक्रम का अंग है। इसका उद्देश्य वही है कि जो भारत में स्वदेशी प्रोसेसर विकास को प्रोत्साहित करना है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम, वो डिपेंडेंसी कम हो जाए और उसकी जगह पे हम अपना जो है स्वदेशी प्रोसेसर विकास को बढ़ावा दें। तो ये ऑप्शन ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा जीवाश्म कंकाल लिटिल फुट किससे संबंधित है? लिटिल फुट जो है यह है दक्षिण अफ्रीका में पाए गए प्रारंभिक मानव पूर्वज के जीवाश्म से। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्रारंभिक मानव थे उनकी हाइट वगैरह भी देखिए कम होती थी, तो उनके पैर भी छोटे ही रहेंगे, तो लिटिल फुट। ठीक, बाकी इसमें मैं क्या ही बताऊं, बस ये कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है। बाकी अब इसमें कोई ट्रिक जैसा तो कुछ है नहीं, यही ट्रिक है कि हाइट कम होती थी तो फुट भी छोटे। और ये अफ्रीका के स्टर्क फाउंटेन गुफा तंत्र में खोजा गया है और ये मानव पूर्वज का अत्यंत पूर्ण जीवाश्म है। और इस तरह से ये हो सकता है कि किसी अज्ञात प्रजाति से संबंधित हो सकता है जो प्रारंभिक मानव की शाखाबद्ध संरचना के बारे में कुछ मतलब कुछ डिफरेंट बता दे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के LVM-3M6 मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने 6100 किलोग्राम वजन के वाणिज्यिक उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को निम्न पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो ठीक है, LVM का मैंने पिछले बार वाले में भी टेस्ट 2 में भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो इसने क्या किया है, 61 किलोग्राम वजन का, 6100 किलोग्राम वजन का वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल सैटेलाइट है ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। और ये कहाँ पर है, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो लो अर्थ ऑर्बिट है, इसका वजन याद रखना है 6100, और ये कॉमर्शियल है। ठीक है, तो ये अब तक का सबसे भारी है। ठीक है, यह किसी भारतीय रॉकेट द्वारा वहन किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। तो ये भी ठीक है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में भारतीयों द्वारा जो भी भेजा गया है वो अब तक का सबसे भारी है। यह इसरो के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का भाग था। तो ये गलत है, ये गगनयान का अंग नहीं है। गगनयान जो है वो LVM-3 है, LVM-3 गगनयान का है मतलब रॉकेट है, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि ये जो है LVM-3M6 मिशन ये मानव रहित है, जबकि गगनयान जो है वो मानव को लेकर के जाएगा। तो ये दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ का। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए। भारत के मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य के क्रम में कौन सा कथन सही है? 2027 तक देश में मलेरिया मामलों को शून्य करना। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है कि मामले शून्य कर दिए जाएंगे। 2030 तक मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन कर देना, ये भी ठीक है। वर्ष 2030 तक वाहक मच्छरों का उन्मूलन मतलब मच्छर ही खत्म कर दिया, ये कैसे कोई चैलेंज कर सकता है कि मच्छर खत्म कर दिया? और अगर इस तरह का कर देंगे तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को भी तो हम हार्म कर रहे हैं। तो इतना बड़ा चैलेंज ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये तो अपने आप में स्टेटमेंट गलत हो गया। अब 3 आप हटा दीजिए, 3 हट गया। अब अगर पूर्ण उन्मूलन 2030 तक बात हो रही है, अगर आपने ये कहीं पढ़ रखा है तो ये भी आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए। और ये वाला जो लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन, ये WHO की भी जो है वैश्विक मलेरिया रणनीति के अनुरूप है ये भी लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट ए शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है। तो ये ठीक है, जो प्रोजेक्ट 17A है ये शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है। मतलब ये जो है इसमें 7 हैं, उन्नत संस्करण के रूप में 7 नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण कार्यक्रम है। ये जो 17 है इसमें 7 नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ हैं निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, इसमें 7 में से नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, इनका निर्माण एक कंपनी है MDL वो कर रही है।
और 3 है हिमगिरी, द्रोणागिरी, विंध्यगिरी। इसका निर्माण दूसरी कंपनी कर रही है GRS। ये हमको इतना नहीं याद रखना है, मतलब कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि जो शिवालिक श्रेणी की फ्रिगेट हैं इसमें 7 नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट निर्माण कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये 7 ध्यान रखना, 17 से 7 ध्यान रखना है, 17 का मतलब 17 नहीं है। दूसरा, इसमें पोत का जो निर्माण है वो एकीकृत निर्माण पद्धति से किया जाएगा, मतलब उसमें सारे विभाग वगैरह को आपस में मिला करके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट 17 है, ये जो है संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ये भी ठीक है कि इसमें डीजल या गैस प्रणोदन संयंत्र का उपयोग करते हैं, जिसमें डीजल इंजन, गैस टरबाइन संयुक्त होते हैं और हर टरबाइन जो है वो एक नियंत्रणीय पिच प्रोसेसर चलाता है, प्रोपेलर चलाता है। तो इतना क्या ही कितना याद रख पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट 17 है शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट का उत्पादन, 7 नीलगिरी श्रेणी के हैं इसमें, और ये जो है कोडॉग प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा देश पैक्स सिलिका के हस्ताक्षर करता है? तो इसमें सारे ही हैं, भारत तो है ही है, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। इसके अलावा भी है, जापान भी है, कतर, ऑस्ट्रेलिया सब हैं। पहली बात, पैक्स सिलिका है क्या? तो एक अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन है और इसमें मेनली क्या है कि सुरक्षित और अनुकूलनशील सिलिकॉन की बात हो रही है। देखिए सिलिका है ना इसमें, पैक्स सिलिका, तो सिलिका वर्ड की बात हो रही है, तो वो सिलिकॉन की बात हो रही है, सिलिका मिट्टी की नहीं, सिलिकॉन का है। और AI सप्लाई चेन हेतु निर्माण हेतु बनाया गया है ये। इसमें मेनली कि चीन के प्रभुत्व को कम करना है। तो अगर नाम चाइना का आ जाए तो आपको वैसे ही चाइना का ऑप्शन हटा देना है। इसमें जो है वो 10 कंट्री हैं और जिसमें भारत जो है वो 10वां हस्ताक्षरकर्ता बना है। हो सकता है फ्यूचर में और भी जुड़ जाए, तो इसको 10 ही आपको एकदम डेडलाइन की तरह नहीं याद करना है, बट ये ध्यान रखना है कि भारत इसमें 10वां मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, कतर, कोरिया, सिंगापुर, UAE, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे करके कितने ही याद रखेंगे। तो इसमें जितने ऑप्शन में है वो तो कर ही लेते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कतर, भारत, इसके अलावा कोरिया, इजराइल और सिंगापुर, UAE। ठीक है, तो मतलब भारत मेंबर है। और पैक्स सिलिका किससे संबंधित है? सिलिकॉन से संबंधित है। तो चारों ही है, तो ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों में पहले ही आपदा जोखिम वित्त पोषण के लिए कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड का उपयोग किया गया है? आपदा आती कहाँ है ज़्यादा, ये भी पहले देख लें। एक तो इसका आंसर यही है, दोनों मैक्सिको और फिलीपींस है। इसमें मेनली ये है कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड एक होता है कि मैक्सिको और फिलीपींस, ये मेनली इन्होंने कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड का प्रयोग किया है। ये मेनली होता है कि तुरंत भुगतान हो जाता है इसमें, और राजकोषीय जोखिम हस्तांतरण इन सब की सुविधा दे देते हैं ये। तो जैसे मैक्सिको में भूकंप और तूफान से सुरक्षा वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे ही जापान में या फिलीपींस में आप देखेंगे सुनामी वगैरह आती रहती है, तो इसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों कंट्री का नाम याद रखना है, बाकी और किसी कंट्री ने ऐसे नहीं प्रयोग किया है, लेकिन इन दोनों कंट्री ने कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड का प्रयोग किया है। तो ये मतलब आपदा वगैरह के लिए अच्छी चीज़ माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश NG मिसाइल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। आकाश NG में 95% से अधिक स्वदेशी घटक हैं, एकदम सही बात है। देखने में यकीन नहीं होगा, लेकिन इसमें लगभग 19% घटक भारतीय हैं। नेक्स्ट है, इसके उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं। ठीक है, देखिए निजी क्षेत्र की शामिल है तभी क्वेश्चन में है, नहीं शामिल होती तो हो सकता है जिक्र ही ना होता इस चीज़ का। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, ये सब तो सरकारी हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो इसमें शामिल हो रही हैं। तो ये मेनली क्या करेगी कि लंबी दूरी की आकाश जो है वो कैसी मिसाइल, आकाश NG, ये मल्टी लेयर है पहली तो, और ये वायु संरचना को सुदृढ़ करता है। ये बहुत गतिशील है, मध्यम दूरी की है। आकाश जो है वो सतह से वायु है। जैसे इसको हम कैसे याद करेंगे कि अगर हम आकाश में कोई चीज़ फेंकना है तो कैसे फेंकेंगे, ये हो गई सतह, ये हो गई वायु, ये मतलब ऊपर आसमान, तो हम ऐसे ही तो फेंकेंगे। तो सतह से वायु पहली बात, सरफेस टू एयर जिसको बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो आकाश में ये हमें ध्यान रखना है कि सतह से है ये वायु की तरफ, और ये मध्यम दूरी की है। ठीक है, और ये जैसे ये उन सब की जो S-400 है, इन सब की लंबी दूरी जैसी है ये, तो
मध्यम दूरी वाली हमारी ये इसकी क्षतिपूर्ति को, मतलब मध्यम दूरी वाली की पूर्ति कौन कर दे रहा है? आकाश। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको कौन बना रहा है? भारत। 95% इसके जो घटक हैं वो 96% घटक इसके भारतीय हैं। BDL, डायनेमिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सब मिलकर के बना रहे हैं और कई सारी प्राइवेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी नहीं हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी ठीक है ना? पहला भी तो है 95% से अधिक घटक स्वदेशी हैं, तो ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषिणी प्लेटफॉर्म और भाषिणी प्लेट उपकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये जहाँ पे हा है करके आ रहा है, ये सारे में हा गलत लिखा हुआ है, तो सही है ही होगा आगे, ठीक है। भाषिणी भारत के डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रा, मतलब जिसको DPI बोलते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का एक घटक है जो आधार, UPI और डिजीलॉकर के साथ भारत अंतर प्राचलनीयता का स्तर प्रदान करती है। तो ये ठीक है, क्योंकि आधार, UPI, डिजीलॉकर के साथ में जो है, जो लैंग्वेज का इशू है, ये उसको एक लेवल दे रही है। श्रुतलेख केवल 22 अनुसूचित भाषाओं में ही वास्तविक समय में बहुभाषी मतलब अनुवाद की सुविधा प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत से लोग केवल देख करके ना, केवल 22 देख करके सोचेंगे कि नहीं ये गलत है, क्योंकि केवल 22 ही थोड़ा ना होगा, और भी भाषाएं होंगी। बट ये ध्यान रखना है कि केवल 22 अनुसूचित भाषाओं की ही बात हो रही है, इसमें और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है ये स्टेटमेंट कि केवल 22 भाषाओं की ही बात करता है, कि श्रुतलेख जो है, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये केवल, हाँ देखिए जैसे केवल 22 तो संविधान में ही दी हुई हैं, ठीक है। तो बिग मिस्टेक फॉर्म में, ये माफ़ कीजिएगा, ये गलत हो गया है। तो केवल 22 नहीं है, 22 भाषाएं तो संविधान में दी ही हुई हैं। उस 22 के अलावा ये जो है जैसे एक तो इंग्लिश ही हो गई, क्योंकि 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं शामिल है, तो एक तो इंग्लिश हो ही गई, और प्लस अलग से भी भाषाएं और डेवलप होती जा रही हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और 14 का ए हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी थोड़ा, ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा सी विजिल निम्न में से किससे संबंधित है? तो सी विजिल जो है, देखिए विजिल है, और ये हमें समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ से संबंधित है। ये जो चुनाव के दौरान की वो है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट है, तो एक ऐप है ये, ठीक है, सी विजिल। और ये एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाता है, कि अगर कहीं नागरिकों को लगता है कि कहीं उल्लंघन हो रहा है तो इस चीज़ की वो शिकायत कर सकते हैं। और ये मेनली ये क्या करता है, इसका निर्वाचन आयोग ने एक अनिवार्य कर दिया है कि सी विजिल पर अगर कोई भी शिकायत दर्ज होती है तो 100 मिनट के भीतर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कितने, देखिए ये 100 मिनट की बात हो रही है, घंटे कहीं चलता है 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने एग्जैक्ट 100 मिनट की बात की है। और इसमें अगर कोई नागरिक है जिसको कोई भी उल्लंघन जैसा लगता है तो वो उसकी फोटो बना सकता है, फोटो ले सकता है, वीडियो बना सकता है, जियो टैगिंग का उपयोग करके घटनास्थल की सही जानकारी दे सकता है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें नागरिकों को सशक्त किया गया है। तो इसका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर सिल्क रोड। पोलर सिल्क रोड के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह आर्कटिक क्षेत्र में इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे का विस्तार है, तो नहीं। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप गलियारा जो है ये मेनली भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को ही जोड़ता है, आर्कटिक से उसका संबंध नहीं है। ये पोलर सिल्क रोड जो है मुख्य रूप से रूस के आर्कटिक तट के साथ स्थित नॉर्दर्न सी रूट पर केंद्रित है। ये मेनली एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। तो ये पॉइंट ठीक है कि ऑब्वियस सा है कि एशिया और यूरोप, ये एशिया वाला पार्ट हो गया, इधर यूरोप वाला पार्ट हो गया, इधर से ही रूस की तरफ से चले गए, वरना फिर क्या है इधर से स्वेज नहर होकर के जाते हैं तो वो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता है। तो ये दूरी को तो कम कर ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई भी इस तरह का रूट है तो ऑब्वियस है कि वो दूरी कम करने की ही बात करेगा, ठीक है। लेकिन ये IOMC का विस्तार नहीं है, बल्कि इसको बोलते हैं ये उसका विस्तार है। चाइना के जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका विस्तार मानते हैं कि ये आर्कटिक क्षेत्र में विस्तार है चाइना की BRI का। देख रहे हैं चाइना कहाँ तक पहुँच गया। तो ये इस तरह से ये जो दूरी है ना, ये 40% दूरी को कम कर देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 40% दूरी का मतलब कितना फ्यूल की बचत हो रही है, कितना टाइम की, कितना मनी की बचत हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाल ही में प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, इस संदर्भ में कौन सा कथन इसकी प्रकृति और अधिदेश को बताता है? तो ये गाजा के पुनर्निर्माण, इसका ऑप्शन यही हो जाएगा बी वाला। ये गाजा के पुनर्निर्माण और संक्रमणकालीन शासन की देखरेख के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला एक बहुपक्षीय निकाय है। और ये इसलिए मैंने डायरेक्ट करा दिया, बाकी कोई ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इस बारे में बात हो चुकी है, पिछले टेस्ट वाले में, टेस्ट 2 में, कि बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा किससे संबंधित है। तो ये है अमेरिकी नेतृत्व वाला एक बहुपक्षीय निकाय है। ठीक है, और ये मेनली क्या करता है, ये संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी जो है, यूएनएससी, इसी के तहत ये स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य वही है कि गाजा के पुनरुद्धार के लिए अमेरिका की समग्र शांति योजना को लागू करना, और इसको यूएनएससी की स्वीकृति भी प्राप्त है। ये मेनली गाजा क्षेत्र में अभी जो सेना स्थापित है, ये उस चीज़ को बहाल करके कि विसैन्यीकरण करा दे, पुनर्निर्माण, आर्थिक सुरक्षा करा दे वहाँ पे, ताकि उनका एक जो है एक स्थिर प्रशासन स्थापित हो जाए वहाँ पर। और इनका जो उद्देश्य है वो 2027 तक इन्होंने निर्धारित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसको आरबीआई द्वारा जारी किया गया। मतलब पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई मौद्रिक नीति वगैरह बनाता है, ना कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करता है। और इसको जारी कौन करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग का जहाँ भी नाम आए वहाँ पे आँख, कान, नाक सब खुले होने चाहिए आपके। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये फिर है निर्यात तैयारी सूचकांक को पहली बार 2020 में राज्य और जिले स्तर पर निर्यात तैयारी का आकलन करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये एकदम ठीक है, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आगे से कि नीति आयोग ना कि आरबीआई। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीएस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सीसीटीएस एक बाजार आधारित तंत्र है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करता है और कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें प्रत्येक प्रमाण पत्र 1 टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी के बराबर है। तो इन शॉर्ट सीसीटीएस क्या है? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो अब ट्रेडिंग है तो ये बाजार आधारित तंत्र तो रहेगा ही, और ये है मेनली किससे? कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 ग्रीन हाउस गैस है। और ये मेनली क्या करता है, 1 टन जो है CO2, 1 टन CO2 वो होता है 1 कार्बन क्रेडिट के बराबर। ठीक है, 1 cc के बराबर 1 टन CO2। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है सीसीटीएस का प्रारंभिक दायरा विद्युत क्षेत्र को शामिल करना है जो भारत के कुल उत्सर्जन का 40% है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें अभी विद्युत तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। अभी पहले तो सोच रहे हैं कि जो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम ये सब हैं, इन सब उद्योगों में पहले देखा जाए। पहले इलेक्ट्रिसिटी पे कहाँ से कंट्रोल कर देंगे? इलेक्ट्रिसिटी का उत्सर्जन तो 40% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्रारंभिक दायरा, उसमें विद्युत नहीं है, क्योंकि इस पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। उससे पहले ये किस पे कंट्रोल कर रहे हैं? आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह पे। और विद्युत पे कंट्रोल करने के लिए अलग से क्या कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर प्लांट को बढ़ावा दे रहे हैं, और किसको? विंड एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही एक बौद्ध पुरातात्विक खोज जेहनपोरा स्तूप मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो ये जेहनपोरा जो है कुषाण वंश से संबंधित है, और ये मेनली मिला है बारामूला जिला है कश्मीर का, उत्तरी कश्मीर में है, ये वहाँ पर मिला है। और ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मतलब इसको जो बोल रहे हैं 2000 साल पुराना, मतलब ये कुषाण काल की बात हो गई, क्योंकि कुषाण काल जो है ये 100 AD से लेकर के और 300 AD तक कुषाण काल थे। ठीक है, 100 AD से 300 AD तक के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कुषाण काल का रहा है। तो ये मिला कहाँ है? कश्मीर। जेहनपोरा कहाँ है? बारामूला जिला कश्मीर। और ये अब तक का कश्मीर का सबसे बड़ा ज्ञात बौद्ध केंद्र माना जाता है। 10 एकड़ में इसकी खुदाई हुई, और भी काफ़ी कुछ इसमें टीले वगैरह मिले हैं। और कुषाण काल के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क, आपने पढ़ा होगा।
और कनिष्क किस लिए फेमस है? ये कनिष्क के टाइम पे जो है ये बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, और ये महायान संप्रदाय को बहुत इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो ये वाला जो क्षेत्र है जेहनपोरा वाला और कश्मीर वाला क्षेत्र, ये कुषाण वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्षेत्र माना जाता है। देखिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, वीडियो लंबा भले हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको टॉपिक की समझ हो जाएगी। मतलब अगर केवल हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दिए कि कौन से देश कैस्पियन सागर से अपनी सीमा बनाता है, इसका आंसर हो गया ए, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर तो पता चल जाएगा, लेकिन जो मेन मोटिव है वो हमारा दूसरा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। अगर यही क्वेश्चन आता तो आप क्वेश्चन का आंसर रट लिए, हो गया। अब मान लीजिए कैस्पियन सागर की ही सीमा का क्वेश्चन आ गया, तो कैस्पियन सागर के अगर बाकी सारे कंट्री के नाम हम अगर इस क्वेश्चन से तैयार कर पा रहे हैं तभी हमारा फ़ायदा है। अदरवाइज ज़रूरी थोड़ा ना कि यही 4 ऑप्शन है, हो सकता है रशिया का ऑप्शन आ जाए उसमें, फिर हम समझ नहीं पाएंगे रशिया जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो इस वजह से अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन था जेहनपोरा, तो जेहनपोरा मिला है, हो सकता है एग्जाम में जेहनपोरा ना आए, कुषाण वंश आंसर है इसका, हो सकता है कुषाण वंश पे ही क्वेश्चन आ जाए कि कौन से बौद्ध संगीति से संबंधित है, या बौद्ध संगीति ही पूछ ले कि चतुर्थ कहाँ हुई थी, या पूछ ले कि कनिष्क से संबंधित पूछ ले कि इन्होंने बौद्ध कौन सी या इनका धर्म क्या था, या इन्होंने बौद्ध की कौन सी शाखा को प्रोत्साहित किया था। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमको उसके सराउंडिंग्स की चीज़ें, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है उसके सराउंडिंग्स की चीज़ों को हम कवर कर लें, ठीक है। तो टाइम भले लगेगा, वीडियो हो सकता है थोड़े लंबे हो जाएं, लेकिन कुल मिला के आपका आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पियन सागर कौन सी देश अपनी सीमा साझा करते हैं। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें दिखेगा। इसका है किटार, ठीक है, या किटार कर सकते हैं या तारिक कर सकते हैं कि तारिक एक लड़का है। अब इसमें देखिए टी से तुर्कमेनिस्तान है, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो इसमें देखिए आर्मेनिया नहीं आया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो अब हमको सारे 5 कंट्री पता चल गए। और कैस्पियन सागर में वोल्गा रिवर गिरती है, वो आप न्यूज़ वो देखेंगे शॉर्ट्स वीडियो, उसमें दिया हुआ है, तो उसमें आपको और अच्छा याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक बता रखी है इसकी। तो उसमें बाकी रिवर जो गिर रही है वो भी, उनकी भी ट्रिक्स साथ में ही है, तो वो आपको और अच्छा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कैस्पियन सागर है ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय है पृथ्वी पर, मतलब सबसे बड़ी झील इसी को माना जाता है। बाकी तो जिससे भी बड़े जो हैं वो सारे समुद्र हैं या फिर सागर हैं, और ये सबसे बड़ी इनलैंड लेक इसी को मानते हैं। और इसके पश्चिम में काकेशस पर्वत है, पूर्व में मध्य एशिया में स्टेपी क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच एकमात्र प्राकृतिक संपर्क है, एकदम सही है। ये बात हो रही है, ये है भूमध्य सागर, ये ऐसे, और यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। इधर खुला हुआ है, लेकिन ये अभी आर्टिफिशियल बनाया गया है, क्या, स्वेज नहर, और इधर है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर तक जाने का एक प्राकृतिक रास्ता एकमात्र यही है, कौन सा, जिब्राल्टर। अल्बोरान सागर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है, ये भी ठीक है। जहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ पे जिब्राल्टर है, यहाँ पे अल्बोरान सागर है, ये भूमध्य सागर हो गया, मेडिटेरेनियन सी, ये अटलांटिक हो गया, यहाँ पे अल्बोरान सागर है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। वोल्गा, आप वो जब ट्रिक देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि वोल्गा रिवर जो है वो गिरती है कैस्पियर में, काश बोल दिए होते, मतलब तारिक ने, उसमें ट्रिक ये है कि तारिक लड़ाई कर रहा है और उसको बाद में एहसास होता है कि काश और बोल दिए होते। तो और से यूराल रिवर है, और बोल दिए से बोल्गा, और काश से कैस्पियन सी। तो 4 ऑप्शन हटा दीजिए, 2 हट गए। अब बाकी है डेन्यूब, नीपर, एल्ब और नीस्टर। जो एल्ब रिवर है ये जर्मनी में, ये है जर्मनी, यहाँ पे है नॉर्थ सी, एल्ब ऐसे गिरती है। तो ऑप्शन 5 भी हट गया, तो बचा क्या, 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्परर सी माउंट रिज किस महासागर में स्थित है। तो ये है एम्परर सी माउंट, कहाँ है, ये बहुत फेमस है एम्परर सी, और ये पड़ती है प्रशांत महासागर में।
ये मेनली है जो प्रशांत महासागर में जो पश्चिम एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, पश्चिमी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ये घिरा हुआ है। वहीं पर कहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही जब आप मैप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और इधर उत्तरी अमेरिका, इधर है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर है नाजका प्लेट और यहीं पर एम्परर सी माउंट भी है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ती है? प्रशांत महासागर में। इसके अलावा प्रशांत महासागर में और कई सारी चीज़ें फेमस है, जैसे मारियाना ट्रेंच हो गई, कुरील ट्रेंच हो गई, पेरू चिली ट्रेंच हो गई, एल्यूसियन ट्रेंच हो गई, ऐसे करके बहुत बहुत सारे हैं। तो हमको सारे इतना कुछ नहीं याद करना है, बस ये है कि ये ध्यान रखना है एम्परर सी माउंट भी उसी में का एक पार्ट है। और मिड पैसिफिक रिज है, फ्रैक्चर जोन कई सारे हैं, तो उतना नहीं करना है। निम्न में से कौन सा देश बिस्के की खाड़ी से संलग्न है? देखिए ये है ऐसे फ्रांस, यहाँ पर है स्पेन, यहाँ नीचे आएंगे तो पुर्तगाल है। ये है बिस्के की खाड़ी, तो ये हो गया फ्रांस और ये हो गया स्पेन, तो फ्रांस और स्पेन। और इधर कौन सा सी है? तो ये है अटलांटिक सी, नॉर्थ अटलांटिक सी पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? इक्वाडोर और कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऐसे एकमात्र देश हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये गलत है, इसकी ट्रिक है ECB जो भूमध्य रेखा की है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, तो दो ही तो नहीं है, ब्राज़ील भी है, तो गलत हो गया। भूमध्य रेखा मालदीव तथा किरिबाती के प्रादेशिक जल क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये पॉइंट भी ठीक है, जो भूमध्य रेखा है वो मालदीव और किरिबाती दोनों के प्रादेशिक क्षेत्र से होकर के जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये आप देखेंगे, जब मैप में आप देखेंगे तो ऐसे गई है भूमध्य रेखा और यहीं पे किरिबाती है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं है, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया नीचे पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा जाती है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे किरिबाती है, यहाँ पे मालदीव है और यहाँ पे ये इंडिया हो गया। इंडिया से कर्क रेखा जाती है, भूमध्य नहीं। ठीक है, तो आप लोकेशन में बना के दिखा रही हैं, आप चाहेंगे तो आप खुद भी मैप से देख लेंगे तो वो, लेकिन ये होता है कि एक बार यहाँ पर आप देख लेंगे तो थोड़ा सा नज़र में रह जाता है कि अच्छा यहाँ पे इंडिया था तो यहाँ पे मालदीव, फिर उसी के पैरेलल में ऐसे गया था तो ये किरिबाती, ये ऑस्ट्रेलिया था। तो कभी मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, जरूरी नहीं कि इसी का है भूमध्य रेखा का, लेकिन कर्क मकर का भी है, तो एक मोटा मोटा ध्यान रहेगा कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा भूमध्य रेखा नहीं जा रही है। तो ऐसे मतलब हो सकता है इस हिंट से कोई और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा बना के बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये तो आपको पता होगा, 8 राज्य से, और नहीं होगा तो ये ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो इसमें यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पूर्वी घाट की नदियों का दक्षिण से उत्तर क्रम बताना। दक्षिण से उत्तर मतलब ये ऐसे बताना है। इसका क्रम क्या है? सबसे उत्तर में तो कृष्णा हो जाएगी, तो ये तो सब में ही कृष्णा है, तो इसमें तो सोचने जैसा कुछ, इन्होंने ऑप्शन ही बहुत स्मार्टली बना दिया है। ठीक है, फिर कृष्णा के बाद यहाँ पर कौन सी पड़ती है? ऐसे आती है पेन्नार, ये हो गई कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर आती है पलार और फिर पोन्यार, ये ऐसे आती है। पालना से इसको याद किया था। ठीक है, पालना का मतलब पहले पलार और फिर पोन्यार, और कृष्णा के बाद तो पेन्नार पड़ती ही पड़ती है, कृष्णा पन्ना। और ये जो है पेन्नार नदी, ये निकलती है नंदी हिल्स से। यहाँ पे है पोन्यार नदी, ये तमिलनाडु की है, ये सबसे दक्षिणी मानी जाती है पोन्यार। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की है। बाकी इसकी ऐसे मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, और आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस से ही याद हो जाएंगी ये चीज़ें, क्योंकि अब इसमें एक ही जैसा नाम है तो नाम में ऐसे ट्रिक बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ये कृष्णा से ये तो आप याद कर सकते हैं कि कृष्णा पन्ना मतलब कृष्णा के जस्ट बाद पन्ना है, और फिर है इसका है पालना, तो पलार, और फिर ना से नयार, पोन्नयार, या पालना नया है। नेक्स्ट है, कौन सी जलडमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? इसका एक सीक्वेंस है बहुत सारा, इसकी भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को तो मैं बाद में कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर है भूमध्य सागर, फिर है
भूमध्य सागर के बाद यहाँ पे एजियन सागर, फिर ऐसे करके जल संधि, फिर सागर, फिर जल संधि, फिर सागर, ऐसे है। तो काला सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो जल संधि है कौन सी? बॉस्पोरस जल संधि। ठीक है, मर गया, वॉस्प बन गया, फिर कहाँ गया? काला सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आइलैंड है और इनके कंट्री बताना है। गैलापागोस आइलैंड, ये आपने बहुत सुना होगा। कहाँ पर है गैलापागोस? ये पड़ता है जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर के पूरब में यहाँ पे पड़ता है गैलापागोस। ठीक है, कैनरी आइलैंड, ये अटलांटिक में पड़ता है, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है उसके पास है यहाँ पे कैनरी, तो ये भी ठीक है। कैनरी की करंट भी है, कैनरी धारा। स्वालबर्ड आर्कटिक महासागर में, क्या ये ठीक है? स्वालबर्ड आर्कटिक, ये भी ठीक है। ये जो नॉर्वे वाला क्षेत्र है यहाँ पे, ये उसी के पास है, नॉर्वे, फिर स्वीडन यहाँ पे। और किरीबाती, ये हिंद महासागर में। किरीबाती हिंद महासागर में नहीं पड़ता है, किरीबाती जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, ना कि हिंद महासागर में। तो ये गलत हो गया। फोर हटा दीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल है और उनकी सांस्कृतिक विशेषता बतानी है। बुर्जहोम गर्तावास शवाधान में मालिकों के साथ पालतू कुत्ते, ये ठीक है। ये बुर्जहोम कश्मीर का है, यहाँ पे गर्तावास मिला है, मतलब गर्तावास मतलब होता है गड्ढे में घर बना के रहना। शवाधान में मालिकों के साथ कुत्तों के भी अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में धान की खेती, मेहरगढ़ पड़ता है आज का जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उधर साइड में, सिंधु के और इधर पश्चिम साइड में। तो मेहरगढ़ उधर साइड में ये धान की खेती का क्षेत्र नहीं है, बल्कि थोड़ा शुष्क क्षेत्र था, तो ये था गेहूं और जौ का क्षेत्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। 2 हटा दीजिए। अब एक तो सही ही है, 3 देखना है। आहार में पत्थर की कुल्हाड़ी और ब्लेडों का अभाव मिला है, तो क्या ये ठीक है? हाँ, जो आहार है वहाँ पे पत्थर के नहीं बल्कि तांबे के मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर तांबा जो है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो बनास घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पे तांबे के लिए फेमस है, तो वहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी वगैरह मिली हैं और पत्थर की नहीं। और ये क्योंकि पत्थर का कल्चर बहुत पहले का था और ये ताम्र पाषाण अवस्था बाद की आ गई थी, तो वहाँ पे ठीक है, तो इससे ही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन कारण बताना है कि विंध्य पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाओं से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की सांस्कृतिक निरंतरता प्रदर्शित होती है। एकदम ठीक है। ये बेलन घाटी आज का जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है ये है विंध्य, और इसके इधर पड़ता है उत्तर में जो प्रयागराज वाला क्षेत्र बेलन घाटी, यहाँ पे पुरापाषाण से लेकर के नवपाषाण तक की सांस्कृतिक निरंतरता मिलती है। ये बेलन घाटी की विशेषता है कि ये एक ऐसे बहुत कम स्थल है जहाँ पे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण सबकी विशेषता मिले। फिर क्या बोल रहे हैं अगला, मध्य पाषाण काल के दौरान पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों के विकास से स्थायी कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्थायी कृषि जो है वो नवपाषाण काल से हुई थी। पॉलिश युक्त पत्थर के औजार और जो है स्थायी कृषि ये नवपाषाण काल की विशेषता, ना कि मध्य पाषाण। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सही और आर गलत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें से कौन सा जोड़ा मैच करने वाला बता रहे हैं। मेलुहा आधुनिक ईरान से संलग्न क्षेत्र है। मेलुहा जो है बोलते थे हड़प्पा सभ्यता को, जो वहाँ पे ईरान में मेसोपोटामिया वगैरह की जो सभ्यता थी वहाँ पर मेलुहा को जो है वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में वो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा बोलते थे। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है। दिलमुन आज का बहरीन है, कि जैसे क्या बोलते हैं कि अगर कोई बहरा है तो वो दिल और मन से बात समझता है, तो ये हो जाएगा ठीक है। मलय वर्तमान तमिलनाडु से संलग्न क्षेत्र है। नहीं, ये वर्तमान तमिलनाडु से संलग्न क्षेत्र नहीं है मलय, बल्कि मलय प्रायद्वीप शब्द की जो बात है ये आज का जो थाईलैंड म्यांमार वाला क्षेत्र है, म्यांमार का दक्षिण पूर्वी भाग ये वाला, ये म्यांमार, यहाँ पे थाईलैंड, ये वाला क्षेत्र मलय प्रायद्वीप है जिसमें मलक्का जल संधि वगैरह है। तो ये तमिलनाडु से संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ और प्रमुख स्रोत क्षेत्र बताने हैं। तांबा राजस्थान के खेतड़ी, पता है अभी आहार संस्कृति की बात हुई है जहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। कार्नेलियन गुजरात का लोथल क्षेत्र है, ये भी ठीक है। कार्नेलियन जो है ये गुजरात का लोथल का क्षेत्र है, यहाँ पे मोती और आभूषण ये सब मिलते थे। और लोथल जो है, लोथल न केवल कपास के लिए प्रसिद्ध था बल्कि यहाँ पे व्यापारिक बंदरगाह भी था और यहाँ पे मन के निर्माण वगैरह भी हो रहे थे। लैपिस लाजुली ये बहुमूल्य पत्थर जो है इसको मध्य एशिया के बदख्शां क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। ठीक है। और कार्नेलियन को कहाँ से, यही
कार्नेलियन मतलब कार्नेलियन से ही मोती वगैरह बनाए जाते थे, मोती और आभूषण, और ये गुजरात के लोथल क्षेत्र से मिलता था। और लैपिस लाजुली से क्या होता था, ये बहुमूल्य पत्थर था एक तरह का, ठीक है। यहाँ पे मध्य एशिया का बदख्शा क्षेत्र, तो ये भी ठीक है। और ये शोतुरगही जैसी बस्तियाँ इस क्षेत्र में मिली जहाँ से ये मिलता है लैपिस लाजुली, तो ये तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सही है? महायान शाखा में बोधिसत्व आदर्श का समर्थन करने के साथ लोटस सूत्र जैसे अतिरिक्त ग्रंथों को स्वीकार किया गया है। तो ठीक है कि बोधिसत्व जैसे का आदर्श था इनके में, और लोटस सूत्र जैसे अतिरिक्त ग्रंथ भी थे। हीनयान शाखा में आत्म प्रयास के माध्यम से व्यक्तिगत निर्माण पर, बोधिसत्व में क्या करता है, ये खुद निर्वाण के लायक हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी निर्वाण नहीं प्राप्त करता, क्योंकि अन्य की सहायता के लिए रहता है कि बाकी लोग भी को भी निर्वाण प्राप्त कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही ठीक हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन से संबंधित कौन सा कथन सही है? बौद्ध दर्शन में एक स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, एकदम गलत है। बौद्ध में स्थायी आत्मा को नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में आत्मा को मानते ही नहीं है। उसमें जो पुनर्जन्म मानते हैं वो कर्मफल का पुनर्जन्म मानते हैं, ना कि आत्मा का। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को ब्रह्मांड के नियंत्रण के साथ जीवों के भाग्य निर्धारक के रूप में भी नहीं। बौद्ध धर्म में ईश्वर को बौद्ध धर्म में कहाँ मानते हैं? ईश्वर को ब्रह्मांड का नियंत्रक जैसा कुछ मानते ही नहीं है, कि उसमें मानते हैं कि सर्वशक्ति मतलब ईश्वर को नकार दिया गया है, और जो ब्रह्म है वो कर्म के नियम के अधीन है, और वे सर्वशक्तिमान भी नहीं है। मेनली कर्म की बात हुई है, बाकी आत्मा और ईश्वर की बात बौद्ध धर्म में नहीं है। जैन धर्म में आत्मा है, लेकिन बौद्ध में आत्मा नहीं है। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, 36 का आंसर डी हो जाएगा। मौर्य प्रशासन से संबंधित कौन सा कथन सही है? मौर्य ग्राम, इसमें यहाँ पे ग्राम रहेगा, ग्राम लिखा हुआ है। ग्राम प्रमुख प्रांतीय स्तर पर समाहर्ता एवं सन्निधाता के प्रति उत्तरदायी था। ये गलत है। जो ग्राम प्रमुख होता है वो ग्राम प्रमुख जिला वाले के प्रति उत्तरदायी रहेगा, ना कि सीधे प्रांतीय। ग्राम पहले यहाँ ग्राम है, फिर जिला है, और फिर ये हो जाएगा प्रांत। तो ये यहाँ के लिए डायरेक्ट ऐसे उत्तरदायी नहीं रहेगा, बल्कि ये यहाँ के लिए रहेगा। तो ये गलत हो गया, क्योंकि समाहर्ता और सन्निधाता जो हैं वो स्टेट लेवल के अधिकारी थे। नेक्स्ट है, भू राजस्व मुख्यतः भाग के रूप में वसूला जाता था, जो सामान्य उपज का 1/6, जबकि बटाई का मतलब ही होता है आधा, तो आधा तो देंगे ही, ठीक है। और बाकी सामान्य भू राजस्व जो है वो 1/6 होता था, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सिंचित भूमि पर सिंचाई कर लगाने के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। अब सिंचाई कर किस पे लगाएंगे? केवल सिंचाई की भूमि पर ही तो लगाएंगे, सब पर थोड़ा ना लगा देंगे। तो केवल सिंचित भूमि पर सिंचाई कर लगाने के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं को राज्य द्वारा नियंत्रित करते थे। मतलब इसमें स्टेटमेंट बहुत लंबी लाइन बना दिए हैं। उसमें मेनली ये बोल रहे हैं कि जो सिंचित भूमि है केवल उस पर सिंचाई कर लगता था, और उसको नियंत्रित कौन करता था? राज्य। इस सिंचाई की सुविधा को राज्य नियंत्रित कर रहा है, तो स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और जिसमें ग्राम प्रमुख हैं वो जिला स्तर के लेखाकार और संग्राहक होते थे, उनके लिए उत्तरदायी होते थे, ठीक है। और जो समाहर्ता और सन्निधाता होते हैं ये दो होते हैं। जो सन्निधाता होता है वो कोषागार देखता है, और जो समाहर्ता होता है वो टैक्स वसूलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अशोक के शिलालेख के बारे में जिक्र किया गया है कि कौन सा सही है, मिलान बताना है। तो इसमें है कि बृहद शिलालेख 2 सामाजिक कल्याण के उपाय, ठीक है। इसमें चिकित्सा, कुओं, सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण 2 में ये किया गया है। जो 11 है उसमें वर्णों के प्रति सम्मान, उदारता और पशु हत्या पर रोक। देखिए 11 होता है शुभ शुभ, मतलब धार्मिक कार्य में 11 रुपये का दान वान देते हैं, तो इसमें क्या रहेंगे? शुभ शुभ का मतलब सम्मान करो बड़ों का, और अशोक का धर्म ही यही था, तो बड़ों का सम्मान, उदारता, पशु हत्या पर रोक, ये भी हो गया। 7 सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता। 7 मतलब साथ साथ रहो, तो साथ कब रहेंगे? जब सहिष्णु रहेंगे। और 2 का मतलब एक एक मिलकर के 2 हो जाओ। तो जैसे चिकित्सा सेवा 2, किसी को सड़क का निर्माण करो, कुआं सड़क का निर्माण करो, तो सेवा 2, ठीक। तो आपके पास कोई और ट्रिक है तो उससे भी याद कर सकते हैं, बाकी नहीं है तो आप इससे भी एक बार समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं पूछा है।
सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी दक्कन तथा गुजरात के क्षत्रपों को पराजित किया था, ये भी ठीक है। उत्तरकालीन सातवाहनों ने प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में लेखे वाले सिक्के जारी किए थे। जो सातवाहन क्षेत्र है वो ये है, ऐसे है। यहाँ पे गुजरात, ये महाराष्ट्र के पास वाला जो क्षेत्र है ये सातवाहन है। संस्कृत यहाँ थी ही नहीं, यहाँ पे दक्षिण भारतीय भाषा हो जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसमें गलत ही पूछा है तो ये हो गया कि इसमें हो जाएगा प्राकृत और संस्कृत नहीं, प्राकृत और बाकी भाषाएं, कि इनका जो है उत्तर दक्षिण भारत के सांस्कृतिक समन्वय के लिए प्रसिद्ध थे मेनली। तो इसमें जैसे तमिल और तेलुगु ये सब भाषाओं का जिक्र होगा, ना कि संस्कृत का। और रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख में वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बाकी सातवाहन वंश की ये चीज़ें भी याद कर लें। इसका आंसर तो सी है, ठीक है, कि इन्होंने प्राकृत के अलावा तेलुगु, तमिल इन सब भाषाओं में लिखा। लेकिन इसके अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ये पश्चिमी दक्कन और ये गुजरात के क्षेत्रों को भी पराजित कर दिया। और ये कहाँ से इनका मिलता है, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी इस टाइम जो है बहुत प्रसिद्ध शासक थे, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक बल्कि यही थे। और इनका जो है वो माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख था, वहीं से इनका जिक्र मिलता है। अब देखिए नासिक अभिलेख मिला है तो ये ऑब्वियस सा है कि नासिक क्षेत्र के आसपास ही रह रहे हैं, उसी क्षेत्र में रह रहे हैं। जो पश्चिमी दक्कन और गुजरात को जीता है तो इसका मतलब ये इसी के आसपास रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि संस्कृत तो नहीं ही होगी यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों द्वारा विविध धार्मिक प्रतीकों का उपयोग अनेक परंपराओं के समायोजन को दर्शाता है, ठीक है। अगर देखिए विभिन्न धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो बाकी सारे धर्मों के समायोजन को महत्व दे रहा था। तो आंसर ठीक है ये। कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्कों पर ईरानी, यूनानी, ब्राह्मणी, बौद्ध एवं स्थानीय देवताओं की आकृतियाँ अंकित थीं, ठीक है। अगर अंकित इतनी देवताओं की आकृतियाँ अंकित थीं तभी तो बोल रहे हैं कि विविध धार्मिक प्रतीक। अदरवाइज अगर इनका नहीं है तो विविध धार्मिक प्रतीक बोलेंगे क्यों? किसी एक धर्म के देवता की मिलेंगे तो विविध क्यों बोलेंगे? तो इसलिए दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी करें, जिसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।